क्या है भाई, एक चीज समझो, बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स का मतलब क्या है, मैंने कल भी बताया था, बुरे डेट्स। डेट्स मतलब डेटर, जिसे मैंने उधार दिया था, जिसे मैंने माल उधार पे दिया था। ठीक है सर, जिसे मैंने माल उधार पे दिया था वो क्या हो गया, वो बुरा हो गया। सर बुरा होने का मतलब, मैंने राहुल को सामान बेचा ऑन क्रेडिट 10,000 रुपए का। राहुल ने मेरे को पैसे देने से मना कर दिया, उसने बोला मैं तेरे रुपए नहीं दे रहा। तो मैं क्या बोलूंगा, राहुल गंदा हो गया, राहुल गंदा बच्चा, राहुल बुरा। ठीक है सर, राहुल मेरी दुकान पे आया, गाली गलौज करके चला गया कि जा मैं तेरे रुपए नहीं देता, जो करना है कर ले। तो मैं क्या बोलूंगा, राहुल मुझे रुपए नहीं दे रहा, राहुल बुरा हो गया। सर राहुल मर गया, उसने मेरे से उधार लिया था, मर गया, दुनिया में ही नहीं रहा, पर मेरे रुपए तो मुझे नहीं मिले, मैं बहुत लालची आदमी हूं। मैं क्या बोलूंगा, राहुल बहुत गंदा है, राहुल ने मेरे रुपए नहीं दिए, मेरे रुपए दिए बिना ही मर गया। सर इन शॉर्ट बैड डेट्स का मतलब क्या है, बैड डेट्स का मतलब ये है जो पैसे मुझे मिलने थे मेरे डेटर से, वो पैसे मुझे नहीं मिले। मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकल के सिनेरियो में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये चीज हो सकती है, किसी से रुपए मिलने थे नहीं दे रहा, हो सकती है, बिल्कुल प्रैक्टिकली हो सकती है। इसमें मुझे इसमें कोई अलग कुछ बहुत एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। सिंपल केस सिनेरियो क्या है, सर रुपए मिलने थे नहीं मिले, बात खत्म। अकाउंटिंग कैसे करनी है आगे बताओ। रीजन कुछ भी हो सकता है रुपए ना मिलने का, उसकी देने की फितरत नहीं है, उसके पास रुपए खत्म हो चुके हैं, वो दुनिया से खत्म हो चुका है, कुछ भी हो, रीजन कुछ भी हो सकता है एक्स इन शॉर्ट समरी ये है कि मुझे रुपए नहीं मिले। सर अगर मुझे रुपए नहीं मिले, मेरा नुकसान हो गया है, मेरा नुकसान हो गया है, बैड डेट्स क्या है, मेरा नुकसान है, तो सर इसकी जर्नल एंट्री में कैसे पास करूंगा। टू स्टेप में आओ। सबसे पहला केस सिनेरियो क्या, सबसे पहले मैंने उसे सामान बेचा था, सामान बेचने की एंट्री क्या बनेगी, मैंने राहुल को सामान बेचा था, तो सर एंट्री बनेगी राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब सर मुझे राहुल से रुपए आने थे, यहां लिख भी लो कितने रुपए थे भैया, ये 10,000 रुपए। ठीक है, मुझे राहुल से रुपए आने थे, पर क्या राहुल से रुपए आए, सर नहीं आए, वो हो गया सर बैड डेट्स। सर अगर बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स मेरा नुकसान है, बैड डेट्स मेरा नुकसान है, तो ये मेरा खर्चा बनेगा, खर्चा एक्सपेंस में जाएगा। मेरा नुकसान हो गया, तो सर जो मेरा नुकसान हुआ है उसे मैं डेबिट करूंगा, तो उस नुकसान के अकाउंट को मैं नाम क्या दूंगा, उसे मैं बैड डेट्स ही बोलूंगा कि सर मैं इसे अपना खर्चा दिखा दूंगा कि ये मेरा नुकसान है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। सर ये मेरा खर्चा हो गया, अब ये मेरा खर्चा हो गया, क्यों हुआ, ये मेरा नुकसान क्यों है, सर नुकसान इसलिए है क्योंकि ये पैसा राहुल से मिलना था, राहुल ने नहीं दिया, देने से मना कर दिया। मुझे बता दो, मुझे जब पैसा राहुल से मिलना था तो सर मैंने उसे डेबिट कर दिया था क्योंकि पैसा मिलना है, पर अगर मैं आज के सिनेरियो में खड़ा हूं तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे फ्यूचर में, नहीं मिलेंगे। अगर मुझे फ्यूचर में पैसे नहीं मिलेंगे तो मैंने पहले जिस राहुल को डेबिट कर दिया था उससे उसे एज अ रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया था, अब आज उसे खत्म करने की बारी आएगी, आज उसे मुझे खत्म करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, राहुल को क्रेडिट कर दूंगा। सर ये बात मैंने बार बार बोली है, बार बार बोली है, कभी भी आप एंट्री पीछे जाके एडिट नहीं कर सकते, अरे यार राहुल से रुपए मिलने ही नहीं है तो काम करो पिछली वाली एंट्री हटा दो। सर ये सब चीजें नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, जो हमने पहले अकाउंटिंग कर दी, हम स्टेप बाय स्टेप अकाउंटिंग करते हुए चलते हैं। जो हमने अकाउंटिंग कर दी सर, अब उसके बाद अगर सिचुएशन चेंज हो गई तो हमारे को नई एंट्री पास करनी पड़ेगी, पुरानी एंट्रीज को जाके डिलीट या एडिट नहीं कर सकते। तो आपने सर पहले एंट्री रिकॉर्ड कर ली थी कि आपको राहुल से रुपए मिलने बनते हैं, पर सर आज आप आज के डेट में खड़े हो, राहुल से रुपए नहीं मिलेंगे आपको कभी भी, आपको ये बात पता है। तो जो रुपए मिलने बनते थे, डेबिट का मतलब मेरा असेट था, सर अब आज उससे रुपए नहीं मिलेंगे, मेरे को ये बात कंफर्म हो गई वो नहीं दे रहे रुपए, तो मैं राहुल को खत्म कर दूंगा, राहुल का अकाउंट इसलिए मैं क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा सर ये तो हो गया एक सिनेरियो जिसमें कि मतलब क्या है कि मेरे कोई बैड डेट्स हो गए, मुझे किसी के रुपए मिलने थे पर नहीं मिले। सर एक सिनेरियो और क्या होता है, एक सिनेरियो और हो सकता है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब सर मुझे किसी से पैसे नहीं मिल रहे थे, राहुल ने मना कर दिया था पहले तो, सुबह को गाली गलौज करके चला गया दुकान पे कि जा मैं तेरे रुपए नहीं देता, जो करना है कर दे। सर मैंने उसे बैड डेट्स रिकॉर्ड कर दिया था। अब हुआ क्या सर, सुबह को गाली गलौज करके गया, घर पे गया, उसे पछतावा हुआ कि नहीं यार मैंने गलत करा, शाम को वो वापस आया मेरे पास रुपए लेके। अब कोई नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे मना तो नहीं करेंगे, आ गया वो घर वापस, उसने मुझे 10,000 रुपए दे दिए। सर मुझे एक बात बताओ, अगर बैड डेट्स मैंने रिकॉर्ड नहीं करा होता, अगर मैंने बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं करा होता तो मैं नॉर्मली राहुल से रुपए मिलने की एंट्री क्या करता, तो मैं एंट्री करता सर कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, यही एंट्री करता नहीं करता, यही एंट्री करता। ठीक है, लेकिन सर हुआ क्या, मुझे राहुल से रुपए, मैंने पहले उसे बैड डेट्स रिकॉर्ड कर दिया था, बैड डेट्स रिकॉर्ड कर दिया था मतलब देखो मैंने कैश मिलने पर राहुल के अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि सर उसका अकाउंट पहले डेबिट हुआ था नॉर्मल सिनेरियो में। नॉर्मल सिनेरियो की अगर बात करूं, अकाउंट हमने उसे सेल करा था तो हमने उसका अकाउंट डेबिट कर दिया था सर, क्योंकि पैसे मिलने थे, और जब वो रुपए देगा तो उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। पर सर
अब इस सिनेरियो तो सर बैड डेट्स हो चुके थे, उसका पैसा हमने उससे मिलने वाला था, उन्होंने पहले ही खत्म कर दिया था सर। तो हम तो ये मान के ही नहीं बैठे थे कि ये रुपए मिलेंगे। अब सर अचानक से रुपए आ गए, बैड डेट्स रिकवर हो गया। तो सर ये जो बैड डेट्स रिकवर हुआ है ना, अगर बैड डेट्स होना मेरा खर्चा था, मेरा नुकसान था, तो सर बैड डेट्स रिकवर होना मेरी इनकम है। ये क्या है? मेरी इनकम। और अगर ये मेरी इनकम हो रही है, मेरे को पैसा नहीं मिलना था, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी, पर अब मिल रहा है, अगर मेरे को इनकम हो रही है तो अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए? बैड डेट्स रिकवर्ड मेरे इनकम अकाउंट है, ये मान के चलना ये मेरा इनकम अकाउंट है। इसमें जो पैसा आएगा बैड डेट्स रिकवर्ड की फॉर्म में जो पैसा आएगा वो मेरी इनकम है। तो अगर मेरे को इनकम आ रही है, इनकम क्या होनी चाहिए? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट होनी चाहिए। तो सर 2 में तो आप लिख दोगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अच्छा, डेबिट किस चीज को करोगे? सर जो पैसा मिला है, ये कहता वही याद सवाल है। उसने आके रुपए दिए ना, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट ही तो होगा। मान लो 10,000 रुपए वो आपको दे गया। सर ये 2 सिनेरियो होता है बैड डेट्स के केस में। सबसे पहला, बैड डेट्स अगर हो गए तो उसकी एंट्री ये बनेगी, और अगर कोई पुराना बैड डेट्स रिकवर हो गया तो उसकी एंट्री ये बनेगी। ठीक है, मान भी इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बस ये 2 एंट्रीज है बैड डेट्स के केस में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया नहीं ले लिया? कोई नहीं, काम कर, तू रहने दे, अभी रहने दे, मैं बाद में भेज दूंगा फोटो अगर नहीं मिलेगा। छोड़ दे, तू रहने दे, अभी कर ले, अभी ऐसे ही कर ले आराम से। चल अब जरा इसके आगे का समझो। अब इसके आगे क्या आता है? एक बात बताओ, हम लोगों ने कुछ 4 चीजें पढ़ी थी, मानवी बारी सब देख ले ढंग से। हमने कुछ 4 कंसेप्ट पढ़े थे सर जो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। क्या आते सर? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और सर अनअर्न्ड। ये 4 कंसेप्ट पढ़े थे जो हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। सर इनसे रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे होती है, यही एक एग्जांपल मैंने कल दिया था, यही एग्जांपल मैं अभी देता हूँ। सर क्या चीज है? सर हम जो अपनी अकाउंटिंग करते हैं ना, वो अक्रूवल बेसिस पे यानी कि ड्यू बेसिस पे करते हैं। अकाउंटिंग करने के सर, अकाउंटिंग 2 तरीकों से करी जा सकती है, 2 तरीकों से। एक होता है सर अक्रूवल और एक होता है सर कैश बेसिस। सर दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब है कि सर मान लो मेरा बिजनेस है, मैं किसी को सैलरी देता हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई स्टाफ रखा हुआ है, मैं उसको सैलरी देता हूँ। हमने पढ़ा है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कब होती है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा ईयर होता है, वहां तक की हमारी बुक्स बनती है। तो सर हमारी बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च में। अब देखो किसी को सैलरी कैसे दी जाती है, सैलरी प्रैक्टिकली दी कैसे जाती है? सबसे पहले तो समझो कोई भी सैलरी, कोई भी खर्चे ड्यू कब होता है? सर ड्यू होने का मतलब ये है कि वो खर्चा अब अब वो खर्चा उसको देना बनता है। अब उस खर्चे पे, अब उस कमाई पे उस सामने वाले बंदे का अधिकार है। अगर मैं किसी को सैलरी देता हूं तो सर उस केस में मान लो मैं किसी को अप्रैल की मंथ की सैलरी दूंगा, तो अप्रैल की मंथ की सैलरी में उस बंदे की ड्यू कब करूंगा? 30 अप्रैल। अरे इसे नॉर्मल के सिनेरियो में समझो, अभी अगर इसको ज्यादा ढंग से नहीं समझ पा रहे, ऐसे समझो। मान लो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों से बोलूं 1 अप्रैल को कि लाओ मेरी अप्रैल के महीने की फीस दो। आप क्या बोलो? सर पूरा महीना खत्म होने दो, ले लेना, अभी तो आपने पढ़ाना भी शुरू नहीं करा। तो मेरी फीस ड्यू कब होगी? मेरी फीस ड्यू होगी मंथ एंड पे। सर जब आपने वो महीना पढ़ लिया, वो महीना खत्म हो गया, तब उस महीने की फीस आई। ठीक है, तो ड्यू कब होता है सर? जब उस पर हक बन गया। तो ऐसे मैं अगर किसी को सैलरी दे रहा हूं तो सैलरी ड्यू कब हो जानी चाहिए? मंथ एंड पे। पर जरूरी नहीं है कि मैं सैलरी मंथ एंड पे ही पे करूंगा, मैं सैलरी पे एडवांस में भी कर सकता हूं पहले ही, और सैलरी अगले महीने भी पे कर सकता हूं। भैया मुझे किसी के मार्च के महीने की सैलरी, मैंने हो सकता है ड्यू तो 31 मार्च में ही हो गई थी, पर मैंने पे करी अप्रैल में, मान लो 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, कभी भी करी होगी। तो सर अकाउंटिंग जो है ना, दुनिया में लोग 2 तरीके से करते हैं। एक तो हो गया कैश बेसिस, एक हो गया अक्रूवल बेसिस। सर अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? अक्रूवल बेसिस कहता है कि मैं एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस और इनकम की अकाउंटिंग करूंगा ड्यू बेसिस पे। जब वो एक्सपेंस या जब वो इनकम ड्यू हो जाएगा, मतलब मैं मार्च की सैलरी 31 मार्च में ही रिकॉर्ड कर लूंगा, चाहे तुमने पे 5 अप्रैल को करी होगी। पर सर कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हम अपने बुक्स में, हम अपने यहाँ पे एक्सपेंस और खर्चा तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हम उसे पे कर देंगे या जब हम उसे रिसीव कर लेंगे। मतलब सर अगर मैंने किसी को मार्च की महीने की सैलरी 5 अप्रैल में दी है ना, तो इस केस में मैं वो सैलरी रिकॉर्ड कब करूंगा अपनी बुक्स में? 5 अप्रैल में। मैं उसे मार्च का खर्चा मान ही नहीं रहा, और इस सिनेरियो में मैं उस खर्चे को मार्च का खर्चा ही मान रहा हूं। तो हमारी जो अजम्पशन होती है ना, ये मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपके कोर्स में चैप्टर है, बहुत सारी अजम्पशन है उसमें, बहुत सारे हमारे प्रिंसिपल्स है, उसमें से ये एक है अक्रूवल कंसेप्ट। ये माना जाता है और ये अज्यूम्ड होता है, कोई भी बिजनेस है तो वो अपनी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे कर रहा है। ठीक है,
सर कोई भी बिजनेस अपनी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे कर रहा है। अब सर एक बार जरा वापस आ जाओ, या आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न्ड पे। सर इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है? अब जरा कुछ यहाँ पे सिनेरियोज ले लो। सर सबसे पहले सिनेरियो ले लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कोई खर्चा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? मुझे जरा पहले फटाफट से आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न्ड, इन चारों का मतलब बताना। Due but not paid. Outstanding expense. ठीक है, तन्वी प्रीपेड का मतलब क्या हुआ? सर प्रीपेड मतलब एडवांस में पेमेंट करना। एडवांस में पेमेंट कर देना। दिव्यांशु अक्रूड इनकम का मतलब क्या हुआ? सर मतलब डेट आ चुकी है पर आई नहीं है, रुपए मिले नहीं है रिसीव सर। नहीं हुआ है अभी। ठीक है, सर अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है मानवी? Not due but received. पेमेंट एडवांस पे मुझे किसी से मिल गई। ठीक है, अब मुझे क्या बताता हूँ, मैं पहले आता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के केस में। ठीक है, यहाँ पे मेरा एग्जांपल लेके चलना सैलरी का। सर किसी की सैलरी थी मार्च के महीने की, मान लो मेरा ईयर एंड 31 मार्च क्लोज हुआ है, मान लो मार्च के महीने की सैलरी थी और मैंने उसको मार्च के महीने में पे नहीं करी 31 मार्च में। सर ऑफ कोर्स 30 मार्च की सैलरी 31 मार्च को मैं ड्यू तो कर दूंगा, अगर पे नहीं करी होगी मैंने तो सर वो सैलरी ड्यू तो करेंगे। ड्यू करने का मतलब क्या है सर? उसे खर्चा तो मानूंगा मैं, उस मार्च के महीने की सैलरी को मार्च में ही रिकॉर्ड करूंगा, उसे मार्च का खर्चा मानूंगा ना, क्योंकि मैं अपनी बुक्स कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ? अक्रूवल बेसिस पे। ये असम्पशन है मेरी कि सर जो खर्चा जब भी अक्रू होगा, जब भी ड्यू होगा, मैं उसे रिकॉर्ड कर लूंगा। तो सर मेरी सैलरी जो मेरा खर्चा है ये 31 मार्च को मैं रिकॉर्ड करूंगा। सर कैसे रिकॉर्ड करूंगा? मुझे बता दो, सैलरी मेरा एक्सपेंस है। सर जब भी हम सैलरी को एज अ खर्चा रिकॉर्ड करने जाते हैं तो सैलरी का अकाउंट क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। सैलरी डेबिट होता है, सैलरी मेरा खर्चा है तो सैलरी क्या होगा, डेबिट होगा। सर सैलरी तो डेबिट होगा क्योंकि सैलरी क्या है, मेरा खर्चा। अच्छा, अब सर सैलरी का मैंने पे कर दी, अगर मैंने पे करी होती तो मैं सैलरी टू कैश या टू बैंक लिख देता, पर सर मैंने पे नहीं करी है। ये तो सर पे होनी बाकी है, ये तो सर पे होनी बाकी है ना, बाकी है अभी। बाकी है। तो सर सैलरी का खर्चा तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, पर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना, यहाँ पे ना इसको इस तरीके से लिख के चलना, एक्सपेंस लिखना, जो भी एक्सपेंस का अकाउंट है, सैलरी तो मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ ब्रैकेट में। सर जो खर्चा है वो खर्चा तो डेबिट ही होगा क्योंकि सर उससे मैं अपना खर्चा मान ही रहा हूं, लेकिन सर अभी वो पे करना बाकी है, तो हम एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो भी वो खर्चा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर सैलरी का केस है तो सर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अब ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ये बात मैंने हमेशा बोली है, प्रैक्टिकली समझ के करना चीज को। सर ये जो सैलरी का अकाउंट है ना, यहाँ जो मैं डेबिट कर रहा हूँ सर, ये तो मेरे खर्चा है, ये तो मेरे खर्चे का अकाउंट है, पर ये जो मैं सैलरी यहाँ क्रेडिट कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड, ये चार शब्द जब लग जाते हैं ना, ये पूरा मतलब बदल देते हैं। सैलरी सर जो यहाँ डेबिट हो रही है ये तो मेरा खर्चा ही था, पर जो यहाँ क्रेडिट हो रही है ना सर, ये क्या है, ये मेरी लायबिलिटी है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इनडायरेक्टली, देखो कहानी समझो, जर्नल एंट्री में हमेशा ही बोल रहा हूँ एक कहानी ही है, ये मैंने हमेशा बोली बात कि सर ये कहानी क्या है कि ये मेरा खर्चा है जिसे मैं अपना इसी साल का खर्चा मान रहा हूँ, इसलिए मैंने इसी साल से डेबिट करा है। पर सर ये खर्चा क्या मैंने पे कर दिया? अगर पे कर दिया तो कैश और बैंक आ रहा होता, पर सर पे नहीं करा, ये मेरी लायबिलिटी है, खर्चा इसी साल का है तो खर्चा तो रिकॉर्ड होगा, पर सर ये मैंने पे नहीं करा, तो इसलिए ये एक लायबिलिटी अकाउंट में जिसका नाम होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसमें क्रेडिट हो जाएगा। सर सेम गोज विद प्रीपेड सैलरी। ये बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझ में आया भाई? प्रीपेड एक्सपेंस में, प्रीपेड एक्सपेंस में भी मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, सैलरी। सर मैंने किसी को मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने की सैलरी दी थी, क्या वो मार्च के महीने में जो मैंने सैलरी दे दी उस इंसान को अप्रैल के महीने में, क्या वो मेरा उस साल का खर्चा है, उस समय का खर्चा है? सर नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मैं अकाउंटिंग ड्यू बेसिस पे करता हूं। सर बार बार सोचो, मैं ये अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे कर रहा हूं, तो अगर मैं अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे कर रहा हूं सर, तो वो मेरे लिए मेरा एडवांस में करा हुआ खर्चा है, लेकिन वो मेरे लिए उस साल का खर्चा नहीं है, उस साल के खर्चे में नहीं आएगा। तो एक बात बताओ सर, जब मैंने कोई किसी को सैलरी एडवांस में दी थी तो पहले तो मैंने वो सैलरी एडवांस में देने की उसकी एंट्री क्या बनाई होगी? किसी को मैंने सैलरी पे करी है तो मैंने उसकी एंट्री बनाई क्या होगी? सैलरी पे करने की एंट्री अपन क्या बनाते हैं नॉर्मली, सोचो तन्वी, सैलरी पे करने की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। भाई मैंने अगर किसी को सैलरी एडवांस में दे दी, अगर मैंने किसी को सैलरी एडवांस में दी है तो सबसे पहली एंट्री क्या पास होनी चाहिए? उसको सैलरी देने की एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, यही एंट्री पास होगी। अब सर हमने किसी को मार्च के महीने में ही अप्रैल के महीने की सैलरी दे दी, क्या मैं उसे मार्च के महीने का खर्चा मान लूं? सर नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अकाउंटिंग करता हूं ड्यू बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे। तो सर ये जो मैंने सैलरी अकाउंट यहाँ डेबिट कर दिया ना,
ये डेबिट तो कर दिया इस एंट्री की वजह से क्योंकि मैंने सैलरी पे करी है, पर ये मेरे इस साल का खर्चा नहीं है, तो मैं करूंगा क्या इस एंट्री के बाद? ये मेरे इस साल का खर्चा नहीं, मैंने पे तो कर दिया ये सैलरी, पर ये मेरे इस साल का खर्चा नहीं है। अगर मैंने पे कर दिया, मेरा Asset खर्चा नहीं है, होगा। तो मेरा असेट हो गया। तो सर ये जो प्रीपेड सैलरी का अकाउंट है, ये मेरा असेट का अकाउंट है। तो अब अगर ये मेरी असेट हो गई, प्रीपेड सैलरी जो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है, सर जो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है, मेरी सैलरी, उसके अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा, क्योंकि सर मेरी असेट हो गया। सर क्रेडिट किसको करूंगा? क्रेडिट करूंगा उसी खर्चे के अकाउंट को। क्यों सर? खर्चे को, सर खर्चे के अकाउंट को अगर आपने क्रेडिट कर दिया तो इसका मतलब तो आपने वो खर्चा कम कर दिया अपने बुक्स में। हाँ, क्योंकि मुझे वो खर्चा कम ही करना था। मैंने किसी को 10,000 की सैलरी उसके अगले महीने की इसी महीने दे दी, तो वो गलती से मेरे इस महीने के खर्चे में जुड़ गई, मेरे इस साल के खर्चे में आ गई, पर वो मेरा इस साल का खर्चा नहीं था, वो तो मेरा असेट था। तो सर जब मैंने ये पहली एंट्री पास कर दी कैश बैंक के साथ, तो मैं करूंगा क्या? सेकेंड एंट्री ये वाली पास करूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पे एक्सपेंस लिख के चलो सैलरी। सर अच्छा, एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि सेकंड एंट्री में पास क्यों कर रहा हूं। सर ये सेकंड एंट्री में पास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने फर्स्ट एंट्री में सैलरी को डेबिट कर दिया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट एंट्री में सैलरी को डेबिट कर दिया था। अगर मैंने ऐसा नहीं करा होता, अगर मैंने ऐसा नहीं करा होता ना, तो मैं एक सिंगल एंट्री पास कर सकता था। पता है क्या? प्रीपेड एक्सपेंस कि सर खर्चा तो आपने एडवांस में कर दिया, कोई चीज आपने एडवांस में पे कर दी, तो वो आपकी क्या हो गई? असेट, डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। सर अभी सोच रहे होंगे कैसे हो गया। मुझे कहता था हमने एक एंट्री पढ़ी थी तन्वी, एडवांस फॉर परचेजेस, या कोई मशीनरी एडवांस में खरीद रहा हूं, मतलब मशीनरी मैंने खरीदी नहीं है, उसकी मैंने पेमेंट एडवांस में कर दी, या किसी गुड्स की पेमेंट मैंने एडवांस में कर दी, Yes, sir. करी थी, तो उसके एंट्री में क्या बनाते थे? एडवांस फॉर परचेजेस या एडवांस फॉर मशीनरी। वो एडवांस से तो मेरा एसेट हो जाता था, अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। सर वही यहां करा है, एक ही सिंगल एंट्री पास हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। एक ये सिंगल एंट्री पास हो सकती है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दिया गया, मान लो कभी कि सर हमने उसे एज अ सैलरी रिकॉर्ड कर लिया था गलती से, तो क्या अकाउंटिंग एंट्री पास होनी चाहिए? तो ये सेकंड वाली एंट्री आपकी पास होगी, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, पहले दिन से अकाउंट्स याद करने की चीज नहीं है, समझने की ही चीज है। सर क्वेश्चन जो आ रहा है वो बोल क्या रहा है, वो सिचुएशन क्या बता रहा है, उस हिसाब से हम जवाब देंगे। हमारा जवाब कभी फिक्स नहीं होता कि सर अगर प्रीपेड एक्सपेंस है, कोई खर्चा एडवांस में देना तो उसकी एंट्री क्या बनेगी। अरे सिचुएशन बताओ। अगर आप सिर्फ मेरे से आज इतना कह रहे हो कि सर खर्चा एडवांस में करा है, खर्चा एडवांस में कर दिया, तो मैं उसकी सैलरी सिंपल बताऊंगा आपको कि आपने खर्चा करा है तो कैश पे करा है, इसका मतलब, या बैंक से पैसा दिया है तो उसके अकाउंट को तो क्रेडिट कर दो, और वो खर्चा एडवांस में करा है तो वो आपका एसेट बन जाएगा, उसे डेबिट कर दो। तो सर बाय डिफॉल्ट जो एंट्री पास होगी वो आप ये वाली डायरेक्ट ये वाली एंट्री पास कर सकते हो। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाले केस को जरा एक बार नोट कर लो सब लोग फटाफट से। नहीं होगा है क्या यहाँ तो ये समझ। सर कोई मेरा, मैंने पहले ये बात बताई कि अकाउंटिंग हमेशा अज्यूम करना, कोई भी खर्चा या इनकम रिकॉर्ड कैसे करोगे आप? रिकॉर्ड तब करोगे जब वो आपका रिसीव होना या पे होना बनता है। तो सर मैं ये अज्यूम करूंगा अगर मेरा खर्चा अभी पे करना बनता है पर वो खर्चा ड्यू हो गया हो चाहे, तो भी मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा। मतलब चाहे मैंने मार्च की सैलरी पे ना करी हो पर मैं तब भी उसे रिकॉर्ड करूंगा। तो सर अगर सैलरी पे करनी रह गई तो मैं वो खर्चा रिकॉर्ड करूंगा। तो सर सैलरी का अकाउंट तो मैं डेबिट करूंगा, खर्चा रिकॉर्ड होना कैसे होगा? जब तक मैं सैलरी का अकाउंट डेबिट नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन सर वो मैंने पे नहीं करा है, तो इसलिए सर उसी का एक भाई एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से क्रिएट होगा, ताकि जो 10,000 रुपए की सैलरी आपने पे नहीं करी है ना, वो खर्चे में भी रिकॉर्ड हो जाए और वो आपकी लाइबिलिटी में भी शो हो जाए, दोनों चीज हो जाए एक ही एंट्री से। क्योंकि सर 10,000 जो आपने पे नहीं करे है ना, पे ना करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपका खर्चा नहीं होगा, खर्चा आप उसे मानोगे आज की डेट में, क्योंकि हम अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पर करते हैं। इसलिए ये दो इंपैक्ट आ रहे हैं कि सर एक ही साथ एक्सपेंस भी आ रहा है और लाइबिलिटी भी आ रही है, कि खर्चा भी है पर फ्यूचर में भी देना है। अगर ये वाला सिनेरियो होता है कभी भी किसी भी खर्चे को लेके कि सर खर्चा हो गया पर अभी उसकी पेमेंट नहीं हुई है, खर्चा देना बनता है पर अभी दिया नहीं है, तो सर उस खर्चे को तो आप रिकॉर्ड करो एज एक्सपेंस, लेकिन सर अगर देना बनता है तो लाइबिलिटी भी क्रिएट करो। करनी है आपको दोनों चीजें पड़ेंगी। पर सर प्रीपेड के केस में उल्टा क्या है, यहाँ दो एंट्री क्यों आई है? सर दो एंट्री ये इसलिए आई है, प्रीपेड सर आउटस्टैंडिंग और अक्रूड इनकम के केस में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का भी मतलब क्या होता है? पैसा मिलना था पर नहीं मिला, पैसा मिलना था पर नहीं मिला। इन दोनों ही केसेस में कोई कैश का लेन देन हुआ नहीं है, सिर्फ एंट्री ड्यू हुई है, इसलिए एक ही एंट्री बन रही है। पर सर प्रीपेड एक्सपेंस और अनअर्न्ड इनकम ये दोनों क्या कहते हैं? ये दोनों तो कहते हैं कि पैसा मिल गया एडवांस में पर नहीं मिलना था, या पैसा पे कर दिया एडवांस में पर नहीं करना था।
तो इसलिए यहां सर दो दो एंट्री का जिक्र आ रहा है, क्योंकि यहाँ कैश का भी लेन देन इन्वॉल्व है, ऊपर सर कैश का कोई लेन देन ही नहीं है, तो इसलिए एंट्री एक ही आ रही है सिंपल। पर प्रीपेड एक्सपेंस का सर मतलब क्या है, आपने पैसे खर्च कर दिए, पैसे दे दिए किसी को, ठीक है, पर क्या वो देने थे, नहीं, आपने एडवांस में दिए, तो सर एडवांस में दिए हैं तो मेरा असेट आ जाएगा, और सर गया क्या है, कैश बैंक, तो मेरा वो असेट कम हो जाएगा। ये तो बिल्कुल नॉर्मल एंट्री हो गई, ये तो बिल्कुल नॉर्मल एंट्री हो गई। लेकिन सर अगर आपसे बाई चांस क्वेश्चन कह दे कि आपने उस सैलरी के खर्चे को, सैलरी की एंट्री आपने सैलरी टू कैश बैंक करी है, आपने उसको खर्चे में दिखा दिया है पहले, तो सर आपको अपना वो खर्चा कम करना पड़ेगा और उस खर्चे को असेट में दिखाना पड़ेगा, ये सेकंड वाली एंट्री के थ्रू। मतलब बिल्कुल क्वेश्चन के बेसिस पे डिपेंड करता है। अभी तो आराम से इस चीज को नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन करोगे खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तरह सोच रहे हो सर क्वेश्चन कैसे बताएगा, क्या बताएगा, कैसे करना होगा, मत सोचो, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी दो दो तीन तीन हफ्ते तक सिर्फ जनरल एंट्री ही करनी है और कंसेप्ट खत्म होगा, इसके बाद जनरल एंट्री में और कोई कंसेप्ट नहीं है। ये चार कंसेप्ट है, एक दो छोटी मोटी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से रिलेटेड है, बस एक दो ही बहुत छोटी मोटी चीज है, हो गई, फिर अकाउंट्स जनरल एंट्री खत्म। सिर्फ दो तीन हफ्ता क्वेश्चन सॉल्व करने पूरे पूरे। हो गया नोट, मानवी नोट कर लिया ये? सर आप इसे ग्रुप पे शेयर कर देना। क्यों नोट क्यों नहीं कर रही? तो मैं तो आपसे वो समझ रही थी ना, अभी तो नहीं। अरे तो नोट कर ले, अभी इसलिए तो मैंने सबको बोला नोट कर रहे हैं सब लोग, तू भी नोट कर इतने, सब लोग नोट कर रहे हैं भाई, तुम भी नोट करो जल्दी से। ऊपर ये आउटस्टैंडिंग वाला भी लिखो। हो गया भाई नोट? यस सर। चलो अब इसके बाद आओ सर, अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम का क्या कहता है। अक्रूड इनकम का मतलब क्या है, कोई इनकम मुझे रिसीव होनी थी पर नहीं हुई। सर रिसीव होनी थी अगर नहीं हुई, तो वो इनकम जो मुझे रिसीव नहीं हुई वो क्या हो गई, मेरी असेट। सर जो इनकम मुझे मिलनी थी, मैं बता रहा हूँ उसके दोनों इंपैक्ट पड़ेंगे, मिलनी थी पर नहीं मिली, तो सर वो मेरी इनकम भी रिकॉर्ड होगी, पर मिली नहीं है इसलिए मेरी असेट भी रिकॉर्ड होगी, दोनों ही चीजें होगी सर। सर खर्चा मुझे करना था, मैंने करा नहीं है, तो सर लेकिन खर्चा करना बनता था इसलिए मैं उसे एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा, पर अभी तक पे नहीं करा है तो लाइबिलिटी भी खड़ी करनी पड़ेगी। सेम वे सर मुझे इनकम रिसीव होनी थी, इनकम मेरी मिलनी ड्यू हो गई, इनकम रिसीव होनी ड्यू हो गई, तो सर अगर इनकम ड्यू हो गई तो उसे इनकम भी रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन सर वो इनकम मिली नहीं है, अभी मिलनी बाकी है, तो सर असेट भी रिकॉर्ड करूंगा। तो सर करूंगा कैसे, ये जो अक्रूड इनकम का अकाउंट है, सर मैं इनकम के केस में एग्जांपल लेके चलता हूँ, रेंट, मुझे रेंट रिसीव होना है, यहाँ पे लिख लेना भाई, वरना तुम लोग कुछ बुझाओगे रेंट को लेके भी कि सर ये रेंट एक्सपेंस वाला तो नहीं आ गया, रेंट रिसीव्ड। तो सर अक्रूड इनकम एग्जांपल के तौर पर रेंट, ये अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। टू टू में क्या आना चाहिए सर, इनकम का अकाउंट, मतलब रेंट का, क्योंकि सर ये इनकम है, तो सर इनकम को क्रेडिट कर दूंगा, इनकम है तो भाई इनकम तो क्रेडिट होगी ही ना, तो उस इनकम का अकाउंट तो क्रेडिट होगा ताकि मेरी रेंटल इनकम बढ़ जाए मेरी बुक्स में, पर साथ ही साथ सर वो मिली नहीं है, वो रिसीव होनी बनती है, तो वो अक्रूड इनकम में एसेट के तौर पे चली गई। समझ में आई ये चीज? ठीक है, इसके बाद इसके बाद आ जाओ सर अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या है सर, पैसा मिल गया पर मिलना नहीं बनता था, तो सर एक बिल्कुल सिंपल एंट्री जो इसकी बन सकती है क्या, सर पैसा मिल गया पर मिलना नहीं बनता था, रिसीव हो गया, मिल गया, मतलब सर एक अगर मैं बिल्कुल कंपाउंड एंट्री बताऊं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, किसे पैसा मिल गया पर क्या मिलना बनता था, नहीं मिलना बनता था, एडवांस में मिल गया, तो क्या हो गई मेरी लाइबिलिटी, तो सर अनअर्न्ड इनकम हो गई मेरी लाइबिलिटी। धनवी बच्चे इस चीज को नोट कर लियो एक बार, ठीक है, मैंने ये वाली चीज बताई इसलिए नहीं थी, मैंने सोचा था मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, पर ठीक है अब एक बार अगर दोबारा देखने बैठे तो इसलिए मैंने ये वाली चीज बता दी।
इस तरीके की एंट्री। वरना सर अगर ये वाली एंट्री डायरेक्टली पास नहीं होगी तो सर फिर क्या एंट्री पास हो जाती है सर? फिर हम एंट्री पता है केवल क्या पास कर देते हैं कि जो मेरा रेंट का अकाउंट था, सॉरी जो मेरा कैश या मेरा बैंक का अकाउंट था उसे तो मैं डेबिट कर देता था टू रेंट अकाउंट। और क्या करता था? रेंट अकाउंट को फिर अपनी इस इनकम को खत्म करता था टू अर्नड रेंट अकाउंट। क्योंकि सर जो रेंट मैंने कमाया, जो मेरा कमाना बनता ही नहीं, वो तो मेरी इनकम है ही नहीं, उसे मैंने इसलिए रेंट अकाउंट को खत्म कर दिया। अब हो गया सर बहुत, सर आगे बताओ, फालतू चीज बहुत ज्यादा हो गई, खत्म, ये इतना ही है। ठीक है, ये वाला तो कंसेप्ट मैंने बता दिया। अच्छा, इसके अलावा दो कंसेप्ट और छोटा सा हल्का सा नोट करो सर। क्या? दो चीज और बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहली चीज समझो भाई क्या है। हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर कैपिटल का मतलब क्या होता था? कैपिटल मतलब क्या होता था? जो ओनर ने बिजनेस में रुपए दिए। ठीक है सर, हमने हमेशा बोला है बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, बिजनेस अलग और मालिक अलग। तो सर अगर बिजनेस ने किसी से रुपए लिए तो सर इसलिए हम बिजनेस में अपनी ये चीज हमेशा मान के चलते हैं कि अगर भले ही पैसा ओनर का है पर उस केस में भी बिजनेस जो है ओनर को कुछ इंटरेस्ट दे सकता है उसकी कैपिटल। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है एक तरीके से बिजनेस के लिए? सर खर्चा है, कमाई है, असेट है, लायबिलिटी क्या है? आपके हिसाब से सोच के बताओ। सर इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है बिजनेस के लिए। अच्छा तन्वी, मानवी, सर इनकम मानवी क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए सर एक्सपेंस। एक्सपेंस। तन्वी क्या है ये? सर इनकम बिजनेस के लिए इनकम है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ जरा, एक बार मेरी बात दोबारा से सुनना। सर मालिक ने बिजनेस में 10 लाख रुपए दिए, मालिक ने बिजनेस में 10 लाख रुपए दिए। अब बिजनेस उसको साल भर में 10% का ब्याज दे रहा है। 10% मतलब 1 लाख रुपए दे रहा है। तो बताओ ये बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा या कमाई? सर एक्सपेंस दिव्यांशु क्या है? सर एक्सपेंस है। एक्सपेंस। समझ में आया रीजन? समझ में आया क्यों एक्सपेंस है? सर सही बोला था मैंने, सही बोला था मैंने। हाँ सही बोला था। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये मेरा खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर मेरा खर्चा है जो मैं दे रहा हूँ। अच्छा, ये मैं दे किसको रहा हूँ? दे किसको रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर ओनर को। ओनर को। एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ना मतलब ये नहीं होता कि ओनर को ये पैसा कैश में दिया ही जाए या बैंक के थ्रू दिया ही जाए। मतलब मेरा कहने का क्या है, सर मुझे उससे रुपए लेने बनते थे, सॉरी मैंने उससे रुपए ले रखे थे, कैपिटल था। एक तो था सर मैंने किसी से उधार ले रखा है। अब अगर मैंने किसी से उधार ले रखा है 10 लाख रुपए, मैंने ऐसी किसी एक्सवाइजेड बंदे से बाहर उधार ले रखे, तो मैं उस उधार का जब मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा नॉर्मली सर, अभी आप ड्यू की एंट्री या ये सब एंट्रीज आप पढ़ के आ रहे हो सर, अगर मैं किसी से इंटरेस्ट अगर चार्ज मुझे करना है, मैंने किसी से, मान लो ये मेरा बिजनेस है, मैंने किसी से, मिस्टर ए ने मेरे को लोन दिया है 10 लाख रुपए का। ठीक है, ये मेरा बिजनेस है और ए ने लोन दिया है 10 लाख रुपए का। मैं क्या दे रहा हूं, ए को इंटरेस्ट दे रहा हूं सर 10% के रेट, 10% पर एनम के रेट। तो इंटरेस्ट कितना बना साल का? 1 लाख रुपए सर, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट। अच्छा, मुझे उसको साल में 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है। अब सर मान लो अगर मैंने उसको इंटरेस्ट पे नहीं करा, अगर इंटरेस्ट अभी पे नहीं करा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे तो खर्च रिकॉर्ड नहीं करूंगा सर। हो सकता है अभी ये साल खत्म हुआ है, 31 मार्च खत्म हुआ है, 2, 3, 4, 5 अप्रैल तक उसे दे दूंगा। तो सर ये भी हम नीचे भी पड़ गया है ये चीज। तो सर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को अपना खर्चा तो रिकॉर्ड करेंगे ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट तो करूंगा या नहीं करूंगा? खर्चा होगा मेरा, नहीं होगा? पर सर क्या है, खर्चा मैंने पे कर दिया, पे कर दिया, नहीं करा, तो सर कैश बैंक तो नहीं आएगा। पे करना बाकी है, किसको पे करना बाकी है? ए को। तो सर मैं यहाँ पे ए का लोन अकाउंट, मतलब ए से या जिस भी नाम से मैं उसका पैसा लाया हूँ उसका वो अकाउंट क्रेडिट करके छोड़ दूंगा, क्योंकि सर पे करना बाकी है अभी। मैंने जब किसी से उधार लिया था तो मैंने क्या एंट्री बनाई होगी बताओ? मैंने जब किसी से उधार लिया था तो मेरे पास कैश या बैंक में रुपए आए होंगे, कैश या बैंक अकाउंट मैंने डेबिट करा होगा टू ए अकाउंट, क्योंकि ए से उधार लिया है, इसी को रुपए देने थे। बताओ मेरे को ये मेरी पहली एंट्री ठीक है नहीं है? यस ठीक है,
किसी से रुपए उधार में अगर लिए हैं तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और जिससे उधार लिया है वो मेरी लायबिलिटी है क्योंकि फ्यूचर में पे करना है सर उसको, क्रेडिट होगा। सर सेम वे अब साल खत्म हुआ, उसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। इंटरेस्ट जरूरी नहीं है कैश में दिया रहेगा, आपने कैश वाली एंट्रीज पढ़ ली ज्यादा, इसलिए आपको यकीन नहीं हो रहा कि सर ऐसा हो सकता है। अरे बिल्कुल हो सकता है कि 31 मार्च को पे नहीं कर रहा, 2-3 दिन 4 दिन बाद पे कर रहा हूं। तो सर ये इंटरेस्ट का खर्चा तो मैं रिकॉर्ड करूंगा ना। क्यों रिकॉर्ड करूंगा? क्योंकि मैं अपनी बुक सर अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन करता हूं, जब खर्चा बनता है तभी रिकॉर्ड कर लेता हूं। तो इंटरेस्ट का अकाउंट डेबिट होगा, पर सर पे करा है क्या? पे नहीं करा है, इसलिए एक अकाउंट क्रेडिट हो जाता था। सर सेम वे यहां जरा ऊपर आओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना अक्सर कभी ऐसा जरूरी नहीं होता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बनता है ओनर को तो हाथ क्या दी जाए, उसके अकाउंट का बैलेंस बढ़ा के छोड़ देते हैं। तो मुझे बताओ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी किसको है? किसको? ओनर को। बिजनेस बिजनेस ओनर को देगा ना। तो ओनर का अकाउंट हम किस नाम से रखते हैं? कैपिटल अकाउंट। तो सर एक तरीके से कैपिटल अकाउंट क्या है? वही पैसा है, मेरी वही लाइबिलिटी है जो मैंने ओनर से ले रखी है, मैंने यानी कि बिजनेस में। अब मुझे उसे ब्याज देना बनता है। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट तो मैं डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट किसको करूंगा सर? कैपिटल के अकाउंट को। मुझे उनको रुपए देने, एक बात बताओ प्रैक्टिकली सोचो, मुझे किसी को 10,000 रुपए देने बनते थे, आज 1,000 रुपए और देने बनते हैं, तो मेरी टोटल लाइबिलिटी बढ़ नहीं जाएगी? पहले कैपिटल में ऑलरेडी 1 लाख रुपए थे, मेरी लाइबिलिटी थी, अब साल खत्म हुआ मुझे उसको ब्याज के 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए और देने हैं, तो सर उतनी ही अमाउंट से वो लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी ना। मैंने पहले किसी से 1 लाख रुपए का उधार ले रखा था, अब मुझे आज उसे 10,000 रुपए और देने बनते हैं, तो सर आज मेरी लाइबिलिटी अब कितनी हो जाएगी? 1,10,000। तो सर इसी तरीके से मुझे अपने ओनर को ब्याज देना है, तो सर उस ब्याज को तो मैं डेबिट कर दूंगा, पर वो पे नहीं हुआ है, पे होना बाकी है, तो पे किसको होगा? कैपिटल को। बिल्कुल सिमिलर है टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये जो इंटरेस्ट नीचे पड़ा था ये भी बिल्कुल सिमिलर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बस सर आपको यहाँ पे ना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का अकाउंट नहीं दिख रहा, बस इतना अंतर है। तो सर वो जरूरी नहीं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का अकाउंट जिससे लोन लिया है उसके नाम पे चल रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इन शॉर्ट बस सर क्वेश्चन समझने और कुछ नहीं है, अभी क्वेश्चन देखोगे सारी चीजें क्लियर और अच्छे से क्लियर होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में लेकिन होता क्या है ये चीज समझो, ये चीज अगर हल्की बहुत भी अगर ये कहानी आपको 40% भी समझ में आई है तो आपका काम हो गया, बाकी क्वेश्चन करोगे बहुत आराम से आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ये एंट्री पास क्यों हुई है? क्योंकि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है और पे नहीं करा है, पे करना बनता है। कहानी को समझना हमेशा, अगर सर कैश या बैंक आ जाता तो हम मान लेते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश बैंक में पे हो गया, पर सर नहीं हुआ है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो मान के चलेंगे अभी पे नहीं हुआ है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, बस यही चीज फर्स्ट जैसे बोल रहा हूं, समझ के करना है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन? चार्ज मतलब चार्ज, पेड मतलब पेड, जैसा बोले उस हिसाब से एंट्री बना के दे दो। एक एंट्री कभी भी किसी चीज की नहीं होती। अगर ये आपको कोई चीज, अगर कोई आपको ऐसी चीज सिखा रहा है या अगर कोई आपको ऐसे बता रहा है कि अगर इस तरीके का केस आए तो ये 1 या 2 या 3 एंट्री पास होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी तरीके की एंट्री पास हो सकती है सर, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अकाउंट्स पूरी तरह सिचुएशन बेस्ड है, पूरी तरह। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आया? एक बार ऐसे नोट कर लो फटाफट से, एक ही एंट्री है, कर ली? तन्वी और दिव्यांशु तरह नोट करो फटाफट से। पहले भी फटाफट से कर नोट। Yes. चलो बस अब एक लास्ट चीज हो गया खत्म। एक लास्ट चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है सर। वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन, लग रहा होगा कि सर लगातार कंसेप्ट क्यों पढ़ाए जा रहे हो, क्वेश्चन करवा ही नहीं रहे, बस लास्ट कंसेप्ट रह गए, 2 हफ्ता 3 हफ्ता क्वेश्चन ही कराने हैं, इन सबके ही क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए करवा रहा हूँ। बीच में फालतू में 1-2 कंसेप्ट छोड़ के क्वेश्चन सॉल्विंग में चले जाऊंगा, कोई फायदा नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मतलब क्या है सर? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या था? मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया और बिजनेस पे ब्याज दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब है मालिक बिजनेस से जो पैसा लेके चला गया
जो उसने बिजनेस को दे रखा था, अब वो पैसा लेके चला गया, तो सर हम क्या बोलते हैं मालिक से, "ए, तू जो पैसा लेके गया है, हमारे को नुकसान हो रहा है उसका, जो पैसा लेके जा रहा है हमारे को उसका ब्याज दे।" मतलब सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम चार्ज करते हैं, मालिक से लेते हैं, तो मेरा एक्सपेंस होगा या मेरा इनकम होगा? इनकम। इनकम होगा सर। सर बहुत सिंपली समझना ये चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में क्या करता था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा खर्चा था, पर क्या मैंने पे कर दिया? नहीं करा, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करता था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। ऐसे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से रिलेटेड कौन सा अकाउंट है? ड्राइंग्स का अकाउंट। तो सर क्या मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुझे रिसीव होनी है, मुझे बताता हूँ, तो मेरी इनकम है, तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को तो मैं क्रेडिट कर दूंगा, पर क्या मुझे मिल गई? नहीं मिली, सर मिलनी बाकी है, तो सर ड्राइंग्स को डेबिट कर दूंगा। बस ये चीज है, इस चीज को रिकॉर्ड करो फटाफट, मैं फिर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। रिकॉर्ड करो फटाफट, और पानी पियो फटाफट से, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने चलते। आदमी तो बस कंफ्यूज मत हो जाइए, दो अलग अलग तरीके से दिमाग चला के, मुझे डाउट इस चीज का है अभी भी। मैं तेरे को ये बोलूंगा तू नहीं हम्म, न्यूमेरिकल्स में भी पढ़ा है, तो उसमें क्या हो गया ये? आज ही पढ़ा है वो इक्वेशंस में, जो अकाउंटिंग इक्वेशंस होती है उसमें भी पढ़ा है आज ही। अच्छा नहीं वो तो ठीक है, मैं उस वजह से नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कहीं दो तरीके की अप्रोच में, मुझे दिक्कत इस चीज की है कि कोई मान लो बिजनेस के अप्रोच से सिखा रहा है, कोई ओनर के अप्रोच से सिखा रहा है, कोई किसी अप्रोच से सिखा रहा है। अप्रोच क्योंकि ये दिक्कत मुझे 12th वालों के साथ आती है, क्योंकि 12th वाले पढ़ के कहीं और से आए हैं, उनको अप्रोच कोई और पता थी, और अब वो क्वेश्चन उस वजह से गलत सॉल्व कर रहे हैं। मेरे को डाउट वो है कि दो अलग अलग इंसान एक अप्रोच में पढ़ता है तो ठीक है, कंफर्म है वो गलत कर रहा है, सही अप्रोच में पढ़ता है सही है, कंफर्म है वो सही कर रहा है, पर दो अलग अलग अप्रोच में अगर इंसान रहता है तो वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, उसको कोई नहीं सुधार सकता कि वो सही कर रहा है या वो गलत कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे डर तेरी बस इससे एक चीज का है कि तू दो अलग अलग तरीकों में मत फंस जाइए। वो बिजनेस की उससे बता रहे हैं, पूरे बिजनेस उन्होंने भी बोला था कि बिजनेस का अकाउंट बनता है। हाँ तो ये चीज इसलिए सोच समझ के देख के कर थोड़ा सा, मेरे को डाउट इस चीज का है दो जगह करने का, क्योंकि मेरे को तेरा बहुत बड़ा रिस्क नजर आ रहा है इस चीज में। बाकी तू देख ले चल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो अब उसमें आओ, अभी हम क्वेश्चन आओ फटाफट से। मैं जरा यही वाला क्वेश्चन करवा लेता हूँ पहले से, जो आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था, ठीक है? अब आओ मेरे साथ इस क्वेश्चन को देखो। सर हुआ क्या है इस क्वेश्चन में? सबसे पहला पार्ट पढ़ो मेरे साथ। क्या है सर फर्स्ट पार्ट? 38,000 मुझे रिसीव हुए कृष्णा स्वरूप से, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 40,000। उससे 40,000 लेने बनते थे, पर मिले कितने? 38,000। क्या एंट्री बननी चाहिए इस चीज की मानवी? सर हमने उसे डिस्काउंट दिया मतलब, तो फिर डिस्काउंट जब देते हैं तो वो डेबिट होता है ना, डिस्काउंट जब हम देते हैं तो वो डेबिट होता है, ठीक है? एंट्री क्या बनेगी पूरी? तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और फिर कृष्णाज अकाउंट क्रेडिट। अच्छा अमाउंट बताओ जरा। कैश अकाउंट हम्म डेबिट अमाउंट बताओ, अमाउंट अमाउंट अमाउंट। डिस्काउंट कौन सा अकाउंट? कृष्णा कृष्णा का यहाँ अमाउंट कितनी कितनी अमाउंट आनी चाहिए? अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट आएगा कैश में 38,000, 2,000 यहाँ पे आएगा, और वहाँ पे कृष्णा नीचे पूरी वो तरह ये हो जाएगा 40,000, ठीक है? अच्छा अगले पार्ट पे चलो भाई। अगला पार्ट क्या कह रहा है? रिसीव 38,000 फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट फॉर 40,000। दिव्यांशु क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी? सर ऑन इज अकाउंट में तो फिर वो पहले से होगा ना, अकाउंट उसका बना हुआ। वो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? ये जो मुझे पैसा मिला है 38,000 और 40,000 के, इसमें बदले क्या इसकी एंट्री क्या पास होगी? एंट्री बताओ मेरे को फटाफट। सर कैश डेबिट होगा 38,000 से, ठीक है,
और सर 2000 का डिस्काउंट अलाउ होगा। अच्छा और सर दुष्यंत अकाउंट का आएगा 40,000 से क्रेडिट। अच्छा, तन्वीज की एंट्री क्या होनी चाहिए? सर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू दुष्यंत अकाउंट, अमाउंट अमाउंट 38,000। 38,000। एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, मैंने डिस्काउंट के समय में भी बताई थी, आप किसी को भी हमने किसी को डिस्काउंट दिया है, ये हमेशा तभी मानोगे या तो क्वेश्चन बोले कि हमने डिस्काउंट दिया है, या क्वेश्चन आपको एक वर्ड दे इन फुल सेटलमेंट, या फिर आपको कोई भी ऐसा हिंट दे कि भैया अब इससे इतने ही रुपए लेने बनते थे, बाकी रुपए का हमने इसे डिस्काउंट दे दिया, इसे रिबेट दे दिया, जा मजे कर मत देख। पर सर एक टर्म मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है ये भी बताया था कि सर किसी से अगर 70,000 रुपए किसी से अगर 70,000 रुपए लेने बनते हैं, आज उसने 50,000 दे दिए, उन 70 के, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे को 20,000 नहीं दे रहा है या मैंने उसे 20,000 का डिस्काउंट दे दिया। सर रुपए ना मिलने का मतलब कभी ये नहीं होता कि वो मिलेंगे ही नहीं। फिर तो आप यहाँ पे बेड डेट्स भी सोच सकते थे, क्यों नहीं सोचा अगर इतनी अजम्पशन लेनी थी तो? अगर आपने अजम्पशन डिस्काउंट की ही ली है तो फिर अजम्पशन ये क्यों नहीं ले ली कि बेड डेट्स हो गया? क्योंकि सर वो अजम्पशन ही गलत है। यहाँ वर्ड लिखा है ऑन हिज अकाउंट, सर ऑन हिज अकाउंट का मतलब ये है 40,000 अकाउंट 40,000 बनते थे पर आज उसने 38 दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नियत नहीं है वो बाद में रुपए नहीं देगा या हमने डिस्काउंट दे दिया, नहीं, आज 38 दिए तो बस आज खाली 38 लेने की एंट्री बनाओ ना, 40 पे जाने क्यों है? ठीक है, समझ में आ रहा है दिव्यांशु? यस सर। इसकी एंट्री क्या बनेगी भाई? इसकी एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू दुष्यंत अकाउंट। ये आपने गलत कर रखी थी, इसे ठीक करना। 38,000 होगी। अच्छा सर ठीक है, इसके बाद सर आओ, सर थर्ड पार्ट पे आओ। ये क्या कह रहा है? बिड़ू who owed us 15,000 is declared insolvent। insolvent का मतलब सर पता है क्या होता है? insolvent का मतलब क्या होता है? insolvent का मतलब होता है सर, जो पे- हाँ बोलो बोलो। जो पैसे नहीं देगा, लाइक कोई अगर डेटर है वो बोल दे कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, फिर मैं पैसे नहीं दे सकता, तो वो हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाता है। वो इंस्टॉलमेंट, इसका थोड़ा सा और नहीं समझ लेना, बात सही है, इस चीज का मतलब ये निकल रहा है कि वो हमारे को रुपए नहीं दे सकता। पर सर इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान जब इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर होता है ना, डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब पता है क्या है? डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब ये है कि किसी इंसान ने काफी सारा उधार ले रखा था, अब आज वो किसी के रुपए दे नहीं पा रहा, तो उस केस में होता क्या है ना, उसके अगेंस्ट कोर्ट केस फाइल हो जाता है। वो इंसान अपने आप को कोर्ट में जाके जज के सामने, सरकार के सामने ये चीज बोल सकता है कि भैया मेरे पास कुछ रुपए नहीं बचे हैं, मेरे पास कुछ भी रुपए नहीं है, मेरी जितनी संपत्ति ये लो आप रख लो और आप जिसको जैसे देना चाहते हो ये सब कुछ दे दो। तो उस केस में सर कोर्ट ऑर्डर पास करता है कि ये इंसान आज इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होने का मतलब अब इस पे कुछ भी रुपए नहीं बचे हैं, कंगाल हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब कंगाल हो गया, तो उस इंसान को सरकार ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन सर इंसॉल्वेंट होने का मतलब ये नहीं होता, बैड डेट्स होने का मतलब ये जरूरी नहीं होता कि जितने रुपए बनते थे इंसान कुछ भी नहीं दे सकता। हो सकता है प्रॉपर्टी बेच के, घर के पास स्कूटी खड़ी होगी, स्कूटी बेच के 100-200 कुछ तो रुपए निकलेंगे। तो सर वही ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है कि इस इंसान को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया और इसके पास से 65 पैसे इना रूपी। 65 पैसे इना रूपी का मतलब क्या? जब भी कोर्ट ऑर्डर पास करता है तो कोर्ट इस तरीके से ऑर्डर पास करता है कि भैया जिसके जितने भी रुपए देने बनते थे उसको 65 रुपीज या 60 रुपीज, वो 60 पैसे या 65 पैसे या 40 पैसे इना रूपी दे दो। मतलब अगर 1 रुपए देने बनते हैं तो उसको 65 रुपए मिल जाएंगे। मतलब जो ये बंदा है बिड़ू, इसको इसने जिस जिससे भी उधार ले रखा है, सरकार ने क्या बोला कि भैया अगर तूने 1 रुपए उधार ले रखा है तो उसे 65 रुपए दे दो, बस। ये कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, इसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। सॉरी 65 पैसे, 65 पैसे। अगर किसी से तूने 1 रुपए का उधार ले रखा है तो उसको 65 पैसे दे दे। पैसे का मतलब सर ये हमने पढ़ा है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो इनडायरेक्टली मैं अगर इसकी बात करूं तो सर ये 65% की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर 15,000 रुपए बिड़ू ने हमसे ले रखे थे, मतलब मुझे बिड़ू से 15,000 रुपए लेने बनते थे। ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट हो गया और उसने मेरे को पे करे 65 पैसे इन रूपी। तो मुझे क्या बताओ, 65% तो उसने मुझे पे कर दिए। पहले तो बताओ 15,000 का 65% कितना होता है? मेरे को एक्चुअली रिसीव कितना हुआ? ये थर्ड एंट्री पे मेरे को बिड़ू को मैंने उधार तो दे रखा था कितने का सर? 15,000 का। मुझे उससे रुपए मिलने थे सर, ये रुपए मिलने थे, मेरी असेट है, इसे तो मैंने डेबिट कर रखा होगा। अब सर मुझे बताओ मुझे रिसीव कितने हो गए? रिसीव कितने? 9,750। कितने? 9,750। 9,750 ये मुझे रिसीव हो गए। और जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट मतलब कितनी है? 5,250 ये रिमेनिंग अमाउंट है। ये बताओ अब ये रिमेनिंग अमाउंट ये मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया या मेरा बैड डेट्स हो गया? सर बैड डेट्स।
तन्वी क्या हुआ ये? Bad debts. बैड डेट्स। तो सर ये मेरा बैड डेट्स हो गया। तो सर हम बताओ नॉर्मली बैड डेट्स की अकाउंटिंग कैसे करते थे? देखो इस केस में अगर मैं आपको नॉर्मल अकाउंटिंग करने बताऊं, इसकी एंट्री दो तरीके से पास हो सकती है सर। एक तो तरीका अलग अलग एंट्रीज पास करो, मतलब पहले 9,750 रुपए मिलने की एंट्री पास करो। वो कैसे करोगे सर? कैश अकाउंट डेबिट टू वीडू अकाउंट, क्योंकि इसके पास रुपए मिलने थे, अब कुछ रुपए मिले हैं तो मैं उतनी अमाउंट से कम कर दूंगा। तो सर 9,750 9,750। और फिर दूसरी एंट्री पास करूंगा बेड डेट्स की, कि सर जो रिमेनिंग अमाउंट है जो इससे मिलनी थी पर अब नहीं मिलेगी, उसको बेड डेट्स डिक्लेयर कर दूं 5,250 को। या फिर सर इस एंट्री के अलावा मेरे पास एक ऑप्शन और है कि मैं डायरेक्टली एक कंपाउंड एंट्री पास कर दूं। वो मैं कैसे पास कर सकता हूं सर? कैश अकाउंट डेबिट बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू वीडू। बताओ इन ऊपर वाली दो एंट्री से ये वाली कंपाउंड एंट्री पास हो सकती है सर? वीडू वीडू कॉमन है और ये पूरी तरह खत्म भी होना है 15,000 से, क्योंकि आज इस पे रुपए कुछ बचेंगे ही नहीं। 15,000 का बैलेंस था, ये तो सर पूरा खत्म होना है 15,000 से। लेकिन ये 15,000 खत्म कैसे हुआ सर? मैंने हमेशा बोला कहानी के फॉर्म में याद करो। 15,000 रुपए मिलने बनते हैं, नहीं मिलने बनते। क्यों नहीं मिलने बनते? क्योंकि सर 9,750 तो उसने पे कर दिया और बचे हुए सर रिमेनिंग 5,250 बेड डेट्स हो गए। ठीक है, एक सेकंड। हाँ क्या हुआ? अच्छा ठीक है, कब आओगे? चलो ठीक है, 5 बजे। अच्छा ठीक है भाई, ये वाला पार्ट हो गया। सर अगले पार्ट पे आओ। सर अगला पार्ट क्या कह रहा था? सोल्ड टू किटी, लिस्ट प्राइस 20,000 रुपए, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट उसके बाद अलग से पार्ट। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग करने होंगे, तो नॉर्मल डिस्काउंट वाला पार्ट है, इसमें तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा अलग से बताना नहीं। ये तो सही करा है, मैंने देख भी लिया, दोनों ने सही करा है ये चीज। उसी से लोगों एक चीज देख लो, नॉर्मल डिस्काउंट वाला पार्ट है तो क्या होता है मानवी, तो मैं तेरे को भी इसके डिस्काउंट्स के भी पूरे ढंग से क्वेश्चन दूंगा। ये तो तेरे को भी उसी में सॉल्व करना है। ये तो इसलिए भी सही करा है, देखो एक्चुअली ठीक है। ये वाला तो पार्ट आप लोगों ने सही करा था। इस वाले में दिक्कत नहीं आएगी, तो नॉर्मल डिस्काउंट वाली एंट्री पहले जरा इसको करके मैं एक चीज इसमें एक तरीके का क्वेश्चन और करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा एक जरा ना यहाँ है कि इस वाली एंट्री को पढ़ो जरा मेरे साथ। ठीक है, कह रहा है ठीक है, मार्च 31 की एंट्री पढ़ना। पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक 1,20,000 फॉर रेंट। सर मैं किराया दे रहा हूँ 1,20,000 रुपए का, ठीक है, जिसमें से 1/3 बिल्डिंग तो प्रोपराइटर मतलब ओनर ने ऑक्यूपाई कर रखी है रेजिडेंशियल यूज के लिए। रेजिडेंशियल का मतलब क्या है? खुद के रहने के लिए। तो सर ये जो पूरी बिल्डिंग है ना, जिसका किराया 1,20,000 रुपए जा रहा है, इसका एक तिराया हिस्सा ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो सर क्या मैं ये पूरा का पूरा खर्चा बिजनेस में डाल दूं? ये पूरा खर्चा बिजनेस में डाल दूं क्या? नो सर। नहीं सर, कुछ खर्चा इसमें पर्सनल हो रहा है। यस सर। तो पर्सनल तो ड्राइंग्स अकाउंट भी आएगा। तो सर इसकी भी आप एक सिंगल कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हो। सर पहली बात तो समझो ये पैसा जा रहा है, बैंक से ये पैसा पे हो रहा है, ठीक है सर, बैंक से पैसा पे हो रहा है 1,20,000। अब सर क्यों पे हो रहा है ये पैसा? जो है जो 1,20,000 आप दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? सर रेंट का हमारा खर्चा है इसलिए दे रहे हो। अच्छा, बिजनेस के लिए रेंट का खर्चा कितना है? लेकिन मुझे ये बताओ 1,20,000 पूरा का पूरा थोड़ी है, कितना है बिजनेस के लिए खर्चा? कितना है सर 80,000। 80,000। तो सर जो बचा हुआ 40,000 है वो क्या है? वो ओनर का पर्सनल खर्चा है। तो सर उसे हम ड्राइंग्स में डेबिट करेंगे। सर ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करेंगे। तन्वी समझ में आई ये चीज? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें मानवी? ये तो सर सिंपल एक है। बार हाँ, क्या कह रहे थे? फर्स्ट वाला क्वेश्चन वाला भी बता दीजिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बताऊं? सर फर्स्ट 5। फिफ्थ पार्ट। यस सर। अच्छा तो एक बार इस फिफ्थ पार्ट को देख लो। सर ये क्या कह रहा है? जो मैंने शकुंतला को कुछ सामान बेचा जिसकी कॉस्ट 6,000 थी, लेकिन मैंने 10% अबव कॉस्ट पे सेल करा।
मतलब सर मेरे को वो माल 6,000 रुपए का पड़ा था, पर मैंने उसे बेचा कितने में? 6,000 में 10% जोड़ के। तो सर 6,000 में जब मैं 10% जोड़ूंगा, 6,000 का 10% कितना होता है? 600 रुपए। तो मैंने उसको सामान बेचा होगा 6,600 की कीमत का। लेकिन सर इसने क्या बोल दिया कि 6,600 के बाद हमने उससे 5% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। जो कॉस्ट थी, कॉस्ट में तो 10% ऐड करा सेल्स प्राइस निकालने के लिए, पर सर सेल्स प्राइस जो मेरा लिस्ट प्राइस था, लिस्ट प्राइस में भी मैंने उसे 5% का, हम सबको ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, वो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो 6,600 का 5% निकलेगा मेरा ट्रेड डिस्काउंट। कितना आएगा? कितना आएगा ट्रेड डिस्काउंट भाई? सर डिस्काउंट होगा 330। 330। लेकिन ये ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट की तुमको अलग से काउंटिंग करते नहीं। तो सिंपल इस केस में एंट्री क्या बननी थी? सिंपल सेल्स की एंट्री बननी थी। सर कैसे एंट्री बनती? शकुंतला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट क्या लिखते? डिस्काउंट लेस करके, जो कि आपकी आएगी 6,270। सिंपल एक एंट्री बननी थी इस केस में। ठीक है, समझ में आई तन्वी? यस सर। चलो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जरा मेरे से एक दो चीजें इसमें और समझो, क्योंकि मैं आगे की जो क्वेश्चन दूंगा वो कहीं ना कहीं पे डिपेंड है। अच्छा, एक चीज ये समझना ही चाहिए, जैसे हॉर्स लिखा है ना, किसी ने हॉर्स खरीदा बिजनेस के लिए। सर ये हॉर्स असेट में आता है, बिल्कुल सही बात है, असेट में आता है, पर हम हॉर्स अकाउंट से रिकॉर्ड नहीं करते। जब भी जैसे जानवर होते हैं ना, जैसे किसी का डेयरी का काम है, तो उसके पास जो उसकी गाय भैंस है वो उसका लाइफ स्टॉक है, वो उसकी एसेट है। तो हम जो ये जो जानवर होते हैं ना, इनको जब हम ऐसा एसेट रिकॉर्ड करते हैं तो हम लाइव स्टॉक लिखते हैं, लाइव स्टॉक, डायरेक्ट हॉर्स नेम से नहीं। ठीक है, तो बस इसे चेंज कर लेना एक तो। अच्छा, इसके बाद अच्छा, आप लोगों को बस एक चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, वो क्या है? जरा ये मार्च 3 का खर्चा देखना। सर मैं थोड़ा सा और, अब हम थोड़ा सा और एडवांस तरीके की चीजें पढ़ रहे हैं, ये समझना। सर मार्च 3 का खर्चा देखो, ये क्या कह रहा है? परचेज फाइलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए कैबिनेट खरीदा हो। कैबिनेट मतलब ये अलमारी वगैरह, टेबल, ये सारी चीज। सर ये मैंने खरीदा था 40,000 रुपये का। ठीक है, इसको लाने ले जाने का भाड़ा लगा 200 रुपये। मुझे एक बात बताओ, मैंने ये बात हमसे हमेशा बोली कि सर जो भाड़ा लगता है, भाड़ा मेरा खर्चा है। बिल्कुल सही बात है, मैं माल मंगवा रहा हूँ, मेरे को फ्रेट लगा, मेरा कार्टेज आया, वो क्या है? मेरा खर्चा है, ये तो सबको पता है। सर फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो भी मेरी एंट्री है। पर इस तरीके के केस में एक बात ध्यान रखना कि सर खर्चा हो क्यों रहा है? खर्चा क्यों हो रहा है? सर खर्चा अगर सेल या परचेज पे हो रहा है, मेरे जिस भी चीज में मैं डील करता हूँ, जिन भी चीजों में मैं डील करता हूँ, उसके सिंपल सेल परचेज में खर्चा हो रहा है, तो सर वो मेरा खर्चे के तौर पे मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा। पर अगर कोई मेरा खर्चा जरूरी है मेरी किसी असेट को लाने के लिए, मतलब सर मैं, आप बिल्डिंग परचेस करते हो, आपने किसी से बिल्डिंग खरीदी। सर जब आप किसी से लैंड या बिल्डिंग खरीदते हो ना, तो आपको स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है, सरकार की कुछ फीस होती है, जमीन को अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने की फीस होती है, कोई कमीशन देना पड़ सकता है, किसी ब्रोकर के थ्रू जमीन खरीदी होगी, उसको कमीशन देना पड़ सकता है। सर ऐसे ही आपने कोई फर्नीचर खरीदा, कोई एसी खरीदा, आप एसी खरीद के दुकान से अपने बिजनेस में अपनी दुकान पे लेके आए, तो उस पर भी आपको भाड़ा देना पड़ सकता है रिक्शा का। तो सर उस असेट को स्थापित करने के लिए, उस असेट को खरीद के लाने के लिए, उस असेट को अपने पास तक लाने के लिए जो जरूरी खर्चे हैं, जो खर्चा जरूरी है, जिस खर्चे को करे बिना वो असेट मेरे पास आ ही नहीं सकती। सर आपने बिजनेस के लिए गाड़ी, आपने मान लो गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, कार बिजनेस के लिए एसेट है। आपने टेम्पो खरीदा बिजनेस के लिए, टेम्पो बिजनेस के लिए एसेट है। ठीक है, अब आप वो टेम्पो तो आप बिजनेस में खरीद के लाए, मान लो टेम्पो डायरेक्टली नहीं आ रहा था आपके पास, कहीं से डिलीवर हो रहा था, छोटा हाथी खरीदा था अपने बिजनेस के लिए, सर वो डिलीवर हो रहा था आपको, तो सर वो आपको डिलीवर हुआ, प्रॉपर कंपनी वाले डिलीवर करके गए, ये वो, उन्होंने उसको कुछ आपसे खर्चा वगैरह लिया। सर वो जो खर्चा था वो जरूरी था टेम्पो को आपके पास तक लाने के लिए। ठीक है, पर मान लो आप टेम्पो लेके आ रहे थे रास्ते में, नया खरीद के, आपको लगा यार टेम्पो का कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें कलर चेंज करा देते। सर आपने टेम्पो का ऐसी टायर बदलवा दिया, आपका मन कर रहा था, सर आपको मन था टेम्पो के पीछे कोई बढ़िया सी शायरी लिखवाने का, आप वो शायरी लिखवा रहे हो, क्या वो खर्चा जरूरी है उस असेट को लाने के लिए? नहीं, वो जरूरी नहीं है, तो वो खर्चा खर्चे में जाएगा। पर जब भी आप कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो जो कि इंसिडेंटल कॉस्ट है, इंसिडेंटल कॉस्ट का मतलब क्या है? जो जरूरी है, जिस खर्चे को करे बिना वो असेट हम ला ही नहीं सकते, सर उस खर्चे को भी हम असेट के अमाउंट में जोड़ देते हैं। मतलब मैं यहां कहना क्या चाहता हूं कि सर अगर मैंने ऑफिस कैबिनेट खरीदी ना 40,000 रुपए की, तो सर मैं उसे ऑफिस कैबिनेट अकाउंट को, जो मेरा असेट है, उसे डेबिट सिर्फ 40,000 से नहीं करूंगा कि सर मैं 40,000 से इसे डेबिट करूं, और सर फ्रेट से 200 रुपए को डेबिट करूं, और फिर सर कैश या बैंक पे करूं 40,200। तो सर ये चीज तो मैं नहीं करूंगा। सर मैं करूंगा क्या?
सर मैं इस फ्रेट के खर्चे को अलग से रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, इसको मैं अपने असेट की अमाउंट में ही जोड़ दूंगा। 40,200 कर दूंगा अपने असेट की अमाउंट। सर फर्नीचर तो 40,000 का था, नहीं वो 40,000 का मेरे को दुकानदार ने बेचा था, पर मुझे उस 40,000 को अपने तक लाने के लिए भी 200 रुपए जरूरी तेरे को खर्च करने थे, तो मेरे लिए उस फर्नीचर की कीमत 40,200 रुपए है। सर ये तो आपको हर केस में करना पड़ेगा। मान लो आपने कोई बड़ी सी मशीन लगाई, कोई आपने बड़ा सा प्लांट लगाया, वो तो आपने मशीन तो खरीद ली, लेकिन उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारी मशीन ऐसी होती है जिनको जमीन में ड्रिल कराना पड़ता है, बहुत सी मशीन ऐसी होती है बड़ी बड़ी जो फिक्स होती है। तो सर उस मशीन को इंस्टॉल करने की जो कॉस्ट है, जरूरी है उस मशीन को चलाने के लिए, जरूरी है उस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए, तो वो कॉस्ट भी उस मशीन की कॉस्ट में ऐड होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। वो खर्चा जिस चीज के लिए करा जा रहा है, अगर वो जरूरी है उस चीज को करने के लिए, तो वो उसी चीज में ऐड होगा। याद हो तन्वी, हमने एक बार एक करा था कि ओनर ने अपने किसी पर्सनल चीज की पेमेंट बिजनेस से करवाई और उसमें बैंक ने चार्ज ले लिया 100 रुपए, तो हमने वो बैंक चार्जेस अलग से अपने खर्चे में रिकॉर्ड नहीं करे थे, हमने वो बैंक चार्जेस भी ड्रॉइंग्स में ही जोड़ दिए थे। 100 रुपए का बैंक चार्ज था और हमने वो 10,000 रुपए में ही जोड़ दिया था, 10,100 कर दिया था। क्यों कर दिया था सर? हमने वो बैंक चार्जेस क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? क्योंकि बैंक चार्जेस बिजनेस का खर्चा ही नहीं था। वो बैंक चार्ज भी क्यों हुआ था? क्योंकि हम ओनर की कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन करवा रहे थे, ओनर का पर्सनल बैंक ड्राफ्ट भरवा रहे थे, उसमें 100 रुपए बैंक चार्ज कटा। वरना सर बैंक चार्ज डेबिट ही होता है, वरना सर बैंक चार्ज बिजनेस का ही खर्चा होता है। पर सर वो हुआ क्यों? क्योंकि कुछ पर्सनल काम हो रहा था, इसलिए मैंने उसे ड्राइंग्स में डाला सर। तो इसलिए ये चीज दिमाग में रखना, कभी भी कोई खर्चा सिर्फ अपने नाम से, खर्चे का नाम है तो उसे डेबिट ऐसे ही नहीं करते। इसलिए हमेशा बोल रहा हूं पहले दिन से, सोचने वाला समय सब्जेक्ट है ये, सोच के करने वाली चीज है। कोई चीज क्यों हो रही है उसका रीजन जानने के बाद डेबिट या क्रेडिट पे जाना। डेबिट या क्रेडिट पे अपना दिमाग पहले दौड़ाने ही मत, कहानी सोचना कहानी क्या चल रही है। डेबिट क्रेडिट उसके बाद देखेंगे, डेबिट क्रेडिट लास्ट स्टेज होनी चाहिए। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप डेबिट क्रेडिट को सबसे पहले कंसिडर करते हो कि सर कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट। पर सर डेबिट क्रेडिट हमेशा लास्ट स्टेप होना चाहिए, वो तो आपको आता ही है, पर उसकी पहले की रीजनिंग पहले जाननी जरूरी है। हर बार बोलता हूं, इसलिए मत करना क्वेश्चन को डायरेक्टली देख के ऐसे सॉल्व। खर्चे का नाम आ रहा है तो उसे सीधे डेबिट डाल दो, नहीं होती ऐसे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऐसे होती ही नहीं है। समझना क्यों हो रहा है खर्चा, उसको देखना, डेबिट क्रेडिट पे अपनी लाइफ में सबसे आखिर में पहुंचना। डेबिट क्रेडिट लास्ट स्टेज है, हो क्या रहा है पहले ये ढंग से समझ लो। ठीक है, ये रीजन समझ में आई ये वाली, क्यों सर क्यों हमने इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करा है। तो सर अब जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं अभी तक, जिस जो मैंने आपको अभी तक कंसेप्ट बताया, आपको उसी तरीके से सारी चीजें सॉल्व करनी है। क्वेश्चन मैं अभी भी दूंगा और भी दूंगा, क्वेश्चन आपको करने हैं। अच्छा जैसे ये लास्ट ये चीज समझ लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वैसे मैंने आपको एंट्री बता दी है क्या होगा। सर प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 लाख की कैपिटल पे 8% का ब्याज देना है 1 अप्रैल से 31 मार्च का। तो सर 2 लाख पे 8% का ब्याज कितना होगा? 16,000 रुपए। तो सर उसकी एंट्री क्या बनाओगे? उसकी एंट्री बनाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 में क्या लिखोगे? तन्वी 2 में क्या लिखोगे? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल करके लाओ, क्वेश्चंस करके लाओ। अब क्वेश्चंस में कुछ चीज ऐसी नहीं बची जो आपको नहीं आती, क्वेश्चन में कुछ चीज ऐसी नहीं बची है, बस कहीं ना कहीं टिपिकल चीज कुछ लगेगी हल्की बहुत कि सर ये क्या होगा, ये क्या होगा, वो करेंगे बैठ के समझेंगे। अब 2-3 हफ्ता सिर्फ ये काम करना है जनरल एंट्रीज में, और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैं क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन करके भेजना। ठीक।